चलिए भाई साहब, शुरू करते हैं हम लोग आयुर्वेदा को सीखना देसी भाषा में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई साहब? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदय के चैप्टर 2 को। बात आता है कि अष्टांग हृदय के चैप्टर 2 का नाम क्या है, तो नाम इसका है दिनचर्या। खैर, इसको स्टार्ट करने के पहले आपसे कुछ बताना चाहते हैं। आपको यह बताना चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो नहीं है, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि यहाँ पर हर एक पॉइंट कवर होगा। इसके साथ साथ ऐसा भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि सारा का सारा श्लोक यहाँ पे कवर होगा। तो फिर बात करोगे कि भाई साहब हमको मिलेगा कहाँ से श्लोक, हम मेरा एग्जाम में तो श्लोक आ सकता है। तो आप समझिएगा कि सारा श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो श्लोक इंपॉर्टेंट है वो टेलीग्राम पे, सुनेगा फिर से, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दिया जाएगा। वहां पे आप देख सकते हो पीडीएफ को, और वहां से आपको हर एक वर्ड का, सुनेगा, श्लोक का हर एक वर्ड का आपको मतलब भी मिलेगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि इसके डिस्क्रिप्शन में, किसके डिस्क्रिप्शन भाई साहब, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेलीग्राम पे जाकर यहाँ का मतलब इस चैप्टर का आपका जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है उसका डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, और उसको आप पढ़ लीजिएगा। खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए क्या लिखा हुआ है। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अध्याय 2 जो है दिनचर्या अध्याय है। बात आता है कि दिनचर्या बोलते किसको हैं, ऐसा सुनेगा, दिनचर्या बोलते किसको हैं। तो दिन मतलब समझ में आ रहा है कि दिन मतलब होता है सुबह, दोपहर, दिन मतलब समझ में आ रहा है डे, है ना। चर्या क्या है? तो चर्या मतलब होता है आचरण। मतलब भाई साहब, मतलब यह सिंपल सा बुरा है कि दिन भर हम कैसा आचरण करें, कैसा बिहेव करें। अब बिहेव किस तरह से कर सकते हैं, तो दो तरीका से, फिर से सुनेगा, हम लोग बिहेव दो तरीका कर सकते हैं। पहला आहार और दूसरा विहार। तो हम लोग जो है आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं। आयुर्वेदा क्या है? एक तरह का हेल्थ से रिलेटेड बात करता है। तो हम लोग दो चीज पे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग आहार के वजह से या तो स्वस्थ रह सकते हैं या बीमार पड़ सकते हैं, विहार की वजह से या तो स्वस्थ रह सकते हैं या बीमार पड़ सकते हैं। और दो टर्म है, एक आहार है, एक विहार है। तो आहार किसको बोलते हैं और विहार किसको बोलते हैं, तो समझिएगा। आहार मतलब जो आप खाना खाते हो, फिर से सुनेगा, जो आप खाना खाते हो साहब उसको सिंपल सा आहार बोलते हैं। बिहार बोलते किसको है? कोई राज्य का नाम नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि बिहार उत्तर प्रदेश। बिहार मतलब लाइफ स्टाइल, आप दिन भर क्या करते हो, डेट इज कॉल्ड योर लाइफ स्टाइल। तो ये लाइफ स्टाइल है। तो दोनों चीज को मिला के बोलते हैं आचरण, और वही चर्या का मतलब होता है आचरण। सिंपल सा समझ है कि दिनचर्या मतलब सिंपल सा है कि दिन भर में हम क्या करते हैं और कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं, वही सी को हम लोग बोलते हैं दिनचर्या। बात आता है कि चैप्टर पढ़ने की क्या जरूरत है। देखिए, इंट्रोडक्शन इसलिए देना भाई साहब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इससे सवाल बहुत भर भर के पूछा जाता है। तो देखिए, सिंपल सा बात कर रहे थे क्या, हम आपसे पूछ रहे थे कि ये जो है पढ़ने की क्या जरूरत है। तो देखिए, आयुर्वेदा का जो है उद्देश्य है, उद्देश्य दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है भाई साहब, कि स्वास्थ्य की रक्षा करना। फिर से सुनेगा, पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा उद्देश्य है कि अगर बीमारी हो जाए तो उसको ठीक करना। लेकिन आयुर्वेदा मोस्ट जो है फोकस करता है फर्स्ट अति पे, उद्देश्य पे। फर्स्ट उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य की रक्षा करना। और स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे, तो उसमें बोला गया है कि हम लोग दिनचर्या का फॉलो करेंगे, तो दिन भर कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और कैसे अपना लाइफ स्टाइल होना चाहिए। फिर हम लोग आगे जैसे चैप्टर पढ़ेगा तो हम लोग देखेंगे ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मतलब क्या होता है कि ऋतु के अकॉर्डिंग, मतलब कि सीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कैसे आहार होना चाहिए, कैसे विहार होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे रात्रिचर्या, मतलब कि रात के समय, मतलब सोते समय या सोने के पहले क्या क्या करें या क्या क्या नहीं करें, इस सारे चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। और जब इस सब चीज के बारे में जानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि बीमार होने से बच सकते हैं। खैर, ये सब तो हुआ ज्ञान की बात है। हम लोग तो बात करते हैं भाई साहब एग्जाम में। एग्जाम में क्या आएगा, आप ये बताओ मास्टर कि एग्जाम में क्या आएगा। तो सिंपल से देखिए, स्टार्टिंग बोल रहा है कि देखिए दिन का शुरुआत, सुनेगा, दिन का शुरुआत भाई आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग और दिनचर्या के अकॉर्डिंग आपको ब्रह्म मुहूर्त से होता है। अब बोले कि भाई ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मतलब तो हम तो सुने थे बचपन में, ब्रह्मा जी जो कि क्रिएटर बोला जाता है, भगवान जी हैं, तो क्या उनका बात हो रहा है क्या? तो देखो, बोल सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा का सिंपल से मतलब होता है ज्ञान। फिर सुनेगा, ब्रह्मा का मतलब होता है ज्ञान। तो बोल रहा है ब्रह्म मुहूर्त एक टाइम है जिस टाइम में आयुर्वेदा बोलता है कि हमको जागना चाहिए। अब बात करते हो कि कौन सा टाइम है भाई साहब, तो याद रखिएगा कि सूर्योदय के 90 मिनट पहले, या फिर बोलो तो दो मुहूर्त। मुहूर्त क्या है भाई साहब? देखिए, एक एक वर्ड चीज लिखा हुआ है, समझिएगा कि क्या है। देखिए, हम जो बोलना चाहते हैं दिखा देते हैं आपको बोर्ड पे, पता चला कि सब मास्टर अपने ही से बोल रहा है ना। इसका लगता है कि खुद जानता है, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, जो लिखा हुआ है ना उसी को बता रहे हैं। देखिए सिंपल सा क्या बोल रहा है कि देखिए,
पहला आता है ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का एक तरह का समय है ना। समय किसका समय है? ज्ञान का समय है, क्योंकि ब्रह्मा का मतलब होता है ज्ञान, है ना। तो ज्ञान का समय है और उसी वक्त हमको जागना चाहिए। और उस वक्त कैसे पता है किस वक्त जागना चाहिए? तो लिखा है भाई साहब क्या कि समय क्या होना चाहिए, तो बोला है सूर्योदय के लगभग 90 मिनट पहले। सुनेगा, सूर्योदय के लगभग 90 मिनट पहले हमको जागना चाहिए और उसी को हम लोग बोलते हैं दुमुहूर्त। अब बात आता है कि दुमुहूर्त होता है क्या भाई साहब? तो ये एक तरह का टाइम का यूनिट बोल सकते हो। एक मुहूर्त में, सुनेगा, एक मुहूर्त में 45 मिनट होता है। फिर से सुनेगा, एक मुहूर्त में 45 मिनट होता है। तो उसी हिसाब से दो मुहूर्त में कितना हो गया आपका? टोटल 90 मिनट हो गया। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? सूर्योदय के अकॉर्डिंग है। तो आप जिस एरिया में रहते हो, फिर से सुनेगा, आप जिस एरिया में रहते हो उस वक्त देखना कि सूर्योदय कब हो रहा है। सूर्योदय मतलब सूरज कब अराइज हो रहा है। तो सूर्योदय के 90 मिनट पहले हम लोग को जाग जाना चाहिए, है ना। तो उसी को बोलते हैं कि भाई सूर्योदय हो गया। अब बात आती है भाई साहब क्यों जागना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है? तो सिंपल सा भाई साहब इसका मकसद क्या है कि ये जो टाइम है इसको बोला जाता है ज्ञान का टाइम है। दूसरी बात अध्ययन का टाइम है। अध्ययन मतलब पढ़ाई के बारे में टाइम है। फिर स्वास्थ्य की रक्षा, अगर आप चाहते हो कि स्वास्थ्य आपका रक्षा रहे, मतलब कि स्वस्थ रहा करो, तो उसके लिए आपको इस समय जागना चाहिए। किस समय? ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, ठीक है। अब भाई साहब बोलता है कि ऐसा क्यों? लॉजिक जो है ना, जागना चाहिए, इस तो किताब में लिख दिया, हम एग्जाम में लिख दें, वो अलग बात है। हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, हमको फायदा होगा कि नहीं? तो बिल्कुल भाई साहब आपका फायदा होगा। क्योंकि समझिएगा कि जैसे दिन में आप रोड पर घूमते हो, देख तो कितना सारा पोल्यूशन है, लेकिन जस्ट लाइक समझो कि भोर के समय बोलते हैं उसको, है ना। ब्रह्म मुहूर्त मतलब भोर के समय। जब भोर के समय देखते हो तो देखते हो कि आराम से शांत है, ना कोई गाड़ी इधर जा रहा है, ना कोई लोग उतना सारा है। इसीलिए बोला जाता है कि उस वक्त वातावरण जो है बहुत शुद्ध होता है ना। इसीलिए उस वक्त हमको जागना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे लिखा है कि वातावरण कैसा होता है। फिर बात आता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि सबके लिए है, इसका क्या क्या रूल है। मतलब कि सिंपल सा मान लीजिए कि अगर बीमार है, आप क्या बोले मास्टर, आप सिंपल सा बोले कि हर किसी को क्या चाहिए, 90 मिनट पहले जाग जाना चाहिए सूर्योदय के पहले। अगर बाई चांस मान लीजिए हम बीमार है, हो सकता है फीवर हो सकता है कुछ और हो, इंडाइजेशन हो, तो क्या अगर ऐसे सिचुएशन में हमको जागना जरूरी है क्या? तो आयुर्वेदा बोलता है कि नहीं साहब, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए है ब्रह्म मुहूर्त में जागना, उसके लिए है जो स्वस्थ है। फिर से सुनेगा, उसके लिए है जो स्वस्थ है। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई काम है, नाइट ड्यूटी है, हो सकता है साहब कि किसी का नाइट ड्यूटी काम है, तो बोले भाई ब्रह्म मुहूर्त में कैसे जागे, रात भर तो अथी मतलब कि 4 बजे तक तो क्या है हम जागबे किए हैं, आप फिर बोले जागबे करो, तो दिन भर जागते रहे क्या, सोएंगे कब? तो जो व्यक्ति स्वस्थ हैं या फिर जो जाग सकते हैं और जो स्वास्थ्य की रक्षा चाहते हैं, तो उनके लिए फॉलो करना किया जाना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि बीमार है तो आपको जागना जरूरी है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि पात्रता कौन है, मतलब कि किसको जागना चाहिए, तो बोला कि केवल स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही है। अब भाई बात होता है कि किसके लिए नहीं है, तो जो बीमार है, सुनेगा, जो बीमार है या फिर जिनका भोजन पचा नहीं है। जीर्ण मतलब देखिए दो टर्म है, जीर्ण और अजीर्ण। जीर्ण मतलब होता है कि भोजन डाइजेस्ट हो गया। अजीर्ण बहुत जगह आएगा आपके एग्जाम में या फिर बुक में कि अजीर्ण मतलब क्या होता है। तो अजीर्ण मतलब इनडाइजेशन, मतलब कि खाना जब खाए हो ना, पचा नहीं है। तो बाई चांस मान लीजिए रात खूब ठूस के खा ली है ना, तो अगर बाई चांस मान लीजिए अगर पचा नहीं है ना साहब, तो आपको सुबह में मतलब सूर्योदय में बोल रहे हैं मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज लिखा है कि पिछला भोजन जीर्ण पचन होने के बाद ही उठे, मतलब अगर नहीं है तो नहीं उठे, ठीक है। अब बात बोल रहा है भाई सबके क्या है, तो समझ में आता है कि देखिए अब आप बात बोलोगे कि ये तो आयुर्वेदा लिख दिया गया है ना, आयुर्वेदा बहुत पहले लिखा गया, आप लॉजिक बताओ, कुछ मॉडर्न साइंस है। मॉडर्न साइंस ही बोलता है, क्या बोलता है, तो सुनिएगा कि जब हम सोने जाते हैं, सुनेगा फिर से, हम जब सोने जाते हैं रात के समय, तो आपको पता है कि मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। अब मेलाटोनिन हार्मोन करता क्या है कि आपको सोने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन कोर्टिसोल जो है आपका जैसे सूर्योदय होता है ना, तो कोर्टिसोल निकलना स्टार्ट हो जाता है। और कोर्टिसोल क्या करता है कि आपको अलर्टनेस प्रोवाइड करता है। अगर बाय चांस, सुनेगा, अगर बाय चांस कोर्टिसोल निकला है ना और आप उठे ही नहीं, या फिर रिवर्स सोचो, सिंपल सा समझो कि किसी किसी समय में क्या होता होगा कि रात के समय आप मोबाइल चला रहे हो, है ना, रील्स देख रहे हो या फिर गेम खेल रहे हो, तो उससे क्या होता है कि मेलाटोनिन तो उसका निकलना था, जैसे रात हुआ अंधेरा हुआ तो मेलाटोनिन निकल गया, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दिए, तो वैसे बॉडी हो जाता है एडेप्ट। मेलाटोनिन निकलने के बावजूद भी फिर आपको नींद नहीं आता, इसलिए बहुत सारा शिकायत होता है कि नींद आ ही नहीं रहा है ना। तो नींद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप जो है पैटर्न उसको बदल दिए हो। जो मेलाटोनिन जब निकलता था तो आपको सोना चाहिए था, लेकिन आप सोए तो
नहीं, इसीलिए जो है फिर नींद नहीं आता है। उसी तरह से बोल रहा है कि सुबह के समय कोर्टिसोल निकलता है, ये मॉडर्न साइंस बोलता है, ये आयुर्वेदा नहीं बोल रहा है। जो आयुर्वेदा बोला उसी को प्रूफ करा मॉडर्न साइंस। कैसे कि बोल रहा है कि दो मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि उस वक्त कोर्टिसोल निकलता है, और जब कोर्टिसोल निकलता है तो उस समय एलेक्ट्रोनिक्स का एक तरह का काम करता है, और उस वक्त हमको जागना चाहिए। अगर आप नहीं जागोगे तो कोर्टिसोल का जो काम है वो एक तरह का डिप्रेस हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडर्न साइंस मानती है कि सुबह के समय जो है मेलाटोनिन जो है भाई साहब कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब क्या है, समय हो गया सोने का खत्म, तो अब क्या चीज स्टार्ट हो जाता है, तो कोर्टिसोल हार्मोन निकलना स्टार्ट करता है। सुनेगा, कोर्टिसोल हार्मोन निकलता है, और कोर्टिसोल जो है ना भाई साहब आपका एलर्टनेस प्रोवाइड करता है। तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरा पेज जो है अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि अब देखो सुबह आप तो जाग गए, और सुबह जाकर क्या करोगे, फिर सो जाओगे या फिर सुबह उठते के साथ गेम खेलोगे? तो नहीं, आयुर्वेदा बोलता है कि नहीं भाई, ना गेम खेलो ना रील्स देखो ना फिर से सो जाओ। सिंपल सा क्या करो कि जैसे आप उठ गए उसके बाद करो क्या कि दंत धावन करो। फिर सुनेगा, उसके बाद क्या करो भाई साहब कि आप दंत धावन करो। दंत धावन मतलब कि ब्रश करो, सिंपल सा कि ब्रश करो। अब पहले के समय में तो ऐसा कोलगेट वगैरह तो था नहीं, है ना। तो पहले था क्या, पेड़ था। अब पेड़ के थोड़ा सा छोटा टहनी जो होता है ना उसको तोड़ते थे, जस्ट लाइक देखो इस तरह का, है ना। उसी से हम लोग जो है क्या करते थे, दंत धावन करते थे। तो बस बात यही है कि भाई साहब दंत धावन क्या है कि सिंपल सा जो है दांत धोने का एक प्रक्रिया है, उसी को बोलते हैं दंत धावन। अब बात आता है कि दंत धावन का किसी पेड़ के टहनी यूज करेंगे या फिर स्पेसिफिक यूज करेंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि भाई साहब कौन कौन सा रस होना चाहिए। सुनेगा, टोटल 6 रस होता है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय। ठीक है, तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी पेड़ से उठाइए और मतलब तोड़िए आप सीधा मुंह ब्रश करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल से बोला है कि उस जिस भी आप पेड़ से उठा रहे हो टहनी को, चाहे टहनी नहीं बोल सकते हो, जो उसका पार्ट यूज कर रहे हो मुंह धोने में, तो उसका रस कैसा होना चाहिए। तो बोल रहा है कि कसाय होना चाहिए, कटु होना चाहिए या फिर तिक्त होना चाहिए। सिंपल सा तिक्त, कटु, कसाय जैसा होना चाहिए। अब बात आता है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। रट लेके आते नहीं भाई साहब, रटे नहीं, इसके पीछे भी लॉजिक है। समझे क्या कि होता क्या है कि रात भर जो है आपका लार जो है बन रहा है मुंह में, है ना। तो लार जस्ट लाइक क्या है, आपका कफ है, तो आपके मुंह में कफ जमा हुआ है। और ये जो है हम लोग पिछला वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके थे, प्रीवियस वीडियो में क्या समझे थे साहब कि कौन सा रस जो है वात को बढ़ाता है, कौन सा रस जो है वात को कम करता है। उसी तरह से कफ को कौन कम करता है, कफ को कौन बढ़ाता है, पित्त को कम कौन करता है, बढ़ाता कौन है। तो देखिएगा, हमको सिंपल सा जो है रात भर में कफ मेरे मुंह में बढ़ गया, अब ऐसा कुछ करेंगे जो कफ को कम करे। और हम पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में कि तिक्त, कटु, कसाय। सुनेगा, तिक्त, कटु, कसाय जो है आपके कफ को कम करता है। इसीलिए सुनेगा, इसीलिए जो है ना भाई साहब आयुर्वेदा जो है आपके आचार्य लोग बोले कि तिक्त, कटु, कसाय के रस वाले दातुन ही यूज करो। क्यों? क्योंकि ये जो है कफ को कम करता है और आपके रात भर में मुंह में जो है कफ बढ़ गया है। सिंपल सा समझ में आया। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि रात भर में क्या है भाई साहब आपका कफ जमा हो गया है, इसीलिए तिक्त, कटु, कसाय हम लोग यूज करेंगे। अब बात आता है कि मीठा यूज क्यों नहीं करेंगे, इतना तिक्त मतलब कि इतना कड़वा क्यों यूज करेंगे भाई, मीठा मीठा दातुन क्यों नहीं यूज करने के लिए बोला गया। मतलब कि मीठा ऐसा भी पौधा होता है जो मीठा मीठा होता है, तो उसका यूज करने के लिए क्यों नहीं बोला गया। तो समझिएगा, मधुर, अम्ल, लवण, फिर सोचिएगा मधुर जो होता है आपका जो है कफ को बढ़ाता है। तो आपको रात भर में ऑलरेडी कफ बढ़ा हुआ था और आप मधुर यूज कर ले तो आप क्या होगा, कफ बढ़ गया है। ऐसा नहीं चाहेंगे हम, इसीलिए जो है तिक्त, कटु, कसाय यूज करते हैं। तो बहुत लॉजिकली आपको समझ में आया होगा और शायद याद रहेगा हमेशा के लिए। तो सिंपल सा समझ में आया कि रस कैसा होना चाहिए। फिर आता है कि भाई साहब किस किस पेड़ का, अब कौन कौन सा पेड़ है जिसके अंदर तिक्त, कटु, कसाय वाला रस होता है। तो याद रखें, एक एग्जाम्पल है भाई साहब, आपको पेड़ का नाम याद रखना पड़ेगा। तो उसमें है आक है, वट है जिसको बनियान बोलते हैं, खदीर है, करंज है, अर्जुन है। तो इन सारे पेड़ के यूज करेंगे हम लोग दंत धावन में। सिंपल सा आपको समझ में आया। अब बात आता है कि कितना लंबा रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि पेड़ पर उठा के अधर के पेड़ से मुंह धर के धो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो पेड़ की लंबाई भी बताया गया है, यहाँ तक चौड़ाई बताया गया है। समझिएगा, ये जो एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है भाई साहब कि दंत धावन में जो दातुन का लंबाई है कितना होना चाहिए। तो बोला जाता है कि 12 अंगुल होना चाहिए। फिर सुनिएगा, 12 अंगुल होना चाहिए। अब बात करोगे साहब कि 12 अंगुल मतलब कि सिंपल सा हमको समझ में आएगा नहीं। जैसे कि किसी किसी का अंगुल लंबा होता है, अंगुल मतलब कि अंगुली, है ना। तो किसी किसी का अंगुली लंबा होता है, किसी किसी का अंगुली छोटा होता है। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किसके हाथ से 12 अंगुल। तो आप सिंपल से याद रखें कि 9 इंच, फिर से सुनिएगा, 9 इंच का लंबाई होना चाहिए दातुन का।
ठीक है। लेकिन एग्जाम में है पूछा जाता है अंगुल के हिसाब से है कि 9 अंगुल 10 अंगुल 12 अंगुल है ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो याद रखिए कि 12 अंगुल होना चाहिए। इसके साथ साथ ये पूछा जाता है कि इसका मोटाई कैसा कितना होना चाहिए, मतलब कि मोटाई मतलब कि कितना मोटा होना चाहिए। तो याद रखिएगा जो आपका लास्ट फिंगर है ना, लिटिल फिंगर बोलते हैं उसको, वो लिटिल फिंगर इतना पतला होना चाहिए। तो सिंपल सा आपको समझ में आया। फिर बात आता है कि विधि कैसा होना चाहिए, बुक में भी लिखा हुआ है कि कैसा विधि होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे आपका दातुन था, ठीक है साहब, तो इसके ऊपर वाला क्या करेंगे कि पूरा मुंह से दम चबाएंगे, पहले चबाएंगे, चबा चबा के इसको क्या करेंगे एक तरह का ब्रश बना देंगे हम। और ब्रश बना के क्या करेंगे कि इससे फिर हम धोएंगे। तो सिंपल से आपको प्रोसेस भी समझ में आया। यही चीज लिखा हुआ है कि लंबाई होना चाहिए 12 अंगुल है ना, मोटाई होना चाहिए कनिष्ठ अंगुली, कनिष्ठ अंगुली मतलब लिटिल फिंगर जैसा होना चाहिए। अब बात बढ़ा कि विधि कैसे होना चाहिए, तो बोला कि अग्रभाग को कुछ कर देंगे, कुछ मतलब कि एक तरह से क्या बोलते हो ब्रश जैसा बना देंगे। तो यही चीज आपको समझ में आया। अब जैसे कि हम बताए थे कि ब्रह्म मुहूर्त सबके लिए नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, तो उसी तरह से ऐसा नहीं है कि हर किसी को ब्रश करना चाहिए। अब तो आप खुश हो जाओगे कि हाँ ये मास्टर सही बताया। अब बता भाई कि कैसे, हम हमको बस इतना बता दो कि हम ब्रश करें कि नहीं करें। तो सुनेगा कि किस किस को ब्रश नहीं करना चाहिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि निषेध किस 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 लिए है। तो सिंपल से बता कि जो अजीर्ण है, जिसको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, जो खाना नहीं पचा, उसको ब्रश नहीं करना चाहिए, मतलब कि दातुन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ श्वास का प्रॉब्लम है, या ज्वर का प्रॉब्लम है, या फेशियल पैरालिसिस है, जिसको अदृत बोलते हैं, अदृत आयुर्वेदा बोलते हैं, मतलब कि फेशियल पैरालिसिस, मतलब फेस जो मूव नहीं कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मुख पाक, मुख पाक मतलब कि मुख में छाला पड़ गया है ना। अब भाई साहब पहले से मुख में छाला पड़ा हुआ है, आप ब्रश करोगे तो वह दर्द करेगा है ना, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। इसके साथ साथ नेत्र व हृदय रोगी को ब्रश नहीं करना चाहिए। तो ये सारा चीज एग्जाम में आता है भाई साहब कि इन लोग को जो है भाई साहब ब्रश नहीं करना चाहिए। अब बात आता है कि जैसे कि मुख पाक को है ना, ये सब लोगों को क्यों नहीं ब्रश करना चाहिए। तो देखो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना छिला सकता है। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई मुख पाक और श्वास का से पीड़ित है तो उसे दातुन करने से मना किया गया है। और क्यों भाई साहब, क्योंकि सलेस्मा कला, सुनिएगा सलेस्मा कला बोलते हैं, उसको है म्यूकस मेम्ब्रेन को बोलते हैं। तो उसको म्यूकस मेम्ब्रेन ना इरिटेट हो सकता है, इसीलिए इससे मना किया गया है। अगर देखिए सिंपल सा आपको लॉजिक नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सा आपसे सिंपल सा एग्जाम आएगा कि कौन कौन सा लोगों को मना किया गया है, निषेध है दंत धावन से। तो आप ये सारा एग्जाम्पल याद रखेगा। लॉजिक इसलिए बताते हैं क्योंकि हम बस इतना बताना चाहते हैं कि आयुर्वेदा बिना लॉजिक के नहीं है, और लॉजिक जानने के बाद क्या होता है कि याद हो जाता है हमेशा के लिए। तो खैर हम लोग आगे चलते हैं। भाई दंत धावन कर लिए, मतलब कि ब्रश कर लिए, अब क्या करना है तो सुनिएगा कि अब क्या करना है। तो सिंपल सा बोल रहा है कि अब करेंगे आंख का अति, मतलब कि स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आंख का हम लोग क्या करेंगे एक तरह का सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे है ना। जिस तरह से दांत का हम सुरक्षा किए किससे, दंत धावन से, उसी तरह से आंख के करेंगे। अब बात आता है कि आंख कैसे करेंगे। तो समझिएगा दो मेथड है, सुनेगा दो मेथड है। पहला मेथड है स्विरंजन, सुनेगा हम लोग अंजन करते हैं, सुनेगा अंजन करते हैं है ना। और अंजन में एक है स्विरंजन और एक है रसांजन। पहले समझिए कि इसकी जरूरत क्यों है, मतलब कि अंजन करना क्या होता है, एक तरह का काजल लगाना। अगर देसी भाषा में सिंपल सा समझे कि आंख में काजल लगाते हैं। अब बात आता है कि आंख में काजल क्यों लगाते हैं साहब, तो समझिएगा कि बोला जाता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कि आपके आंख में जो है आपके पित्त का वास होता है। सुनिएगा आंख में जो है पित्त का वास होता है। अब पित्त जो है ना भाई साहब आपके कफ के एकदम दुश्मन है। फिर से सुनेगा पित्त जो है भाई साहब आपका कफ क्या है, दुश्मन। तो कभी कभी क्या होता है कि आंखों में कफ जमा हो जाता है। तो आंखों में कफ जमा हो जाए ना हो, मतलब जमा हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंजन करते हैं। और अंजन क्या करता है कि कफ को खींच के बाहर निकाल देता है। अब निकालने का दो तरीका है, एक स्विरंजन एक रसांजन। अब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है कि स्विरंजन में क्या है भाई साहब कि इसको प्रतिदिन यूज करते हैं। सुनेगा इसको जो है प्रतिदिन यूज करते हैं, और इसको हम लोग 7 दिनों में एक बार यूज करते हैं, वो भी रात में। ऑब्जेक्टिव में या फिर शॉर्ट आंसर में आता है डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच में लिखने के लिए। तो पहला क्या है भाई साहब कि इसको रोज करते हैं, अब इसको 7 दिन में एक दिन करते हैं, वो भी रात में करते हैं। फिर बोला है कि भाई साहब इसका लाभ क्या है, तो बोला कि आंखों का स्वास्थ्य के लिए और रोशनी के लिए ये बहुत बढ़िया है। दूसरा क्या करता है, हम बोले थे ना कि आपका जो आंख है तेजोमय बोला जाता है। तेजोमय मतलब कि वो पित्त का एक तरह का स्थान बोला जा सकता है ना। तो पित्त का स्थान है और कफ जो है उसका दुश्मन है। तो कफ को बाहर निकालने के लिए हम इसको करते हैं रसांजन। तो ये लिखा है कि कफ को बाहर निकालने के लिए जो है हम लोग करते हैं रसांजन। तो आपसे भाइयों में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रसांजन किस लिए करते हैं, तो याद रखिएगा कफ को
बाहर निकालने के लिए। तो ये चीज बोल रहा है कि क्या है भाई साहब सिद्धांत कि नेत्र जो है आपका कौन चीज है, तेजोमय है, और इससे कफ से क्या होता है, खतरा होता है, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है। इसके साथ साथ सुनेगा, इसके साथ साथ हमको क्या क्या करना चाहिए, तो बोला गया है नस से। अब बोलता है कि नस से क्या है भाई साहब, कि नाक में तेल डालना। सुनेगा, एक लाइन में देसी भाषा समझिए कि नाक में तेल डालने का प्रक्रिया जो है ना, वही नस है। और वो तेल जो है या तो घृत हो सकता है या तो तेल हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, जब हम लोग सेकंड प्रूफ में जाएंगे तो बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। अभी सिंपल से समझिएगा कि नस जो है एक तरह का तेल डालना है, या हो सकता है मेडिकेटेड तेल। ऐसा हो सकता है कि आप उसमें मेडिसिन डाल दो, अब मेडिसिन डाल के आप उसको नाक में डालते हो, तो बस नाक में डालने का जो प्रक्रिया है ना, उसी बोलते हैं नस। अब बोलते हैं गंडूस क्या है, सुनिएगा गंडूस क्या है। गंडूस क्या है भाई साहब, कि सिंपल सा क्या है कि हम लोग करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है गंडूस में कि मुंह में तेल या काढ़ा भरकर रखते हैं। एक होता गंडूस, एक होता कवल। हम लोग जो है सेकंड प्रूफ में जब स्वास्थ्य वृत्त पढ़ेंगे तो उसमें आता है, उसमें भी आएगा दिनचर्या, ठीक ना। तो उसमें बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है कि गंडूस होता है, एक कवल होता है। तो गंडूस में क्या होता है कि हम लोग तेल या काढ़ा जो है भर के मुंह में रखते हैं, लेकिन कवल में क्या होता है कि हम उसको मुंह में डाल के उसको हिलाते हैं पूरा मुंह में। जैसे सिंपल सा हम डाल, देखिए देखिए गंडूस में ऐसे करते हैं, देखिए मुंह में डाल दिया और डाल के एकदम कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉल में क्या करते हैं, कॉल में डाल दिया और कॉल में डालने कवल कवल, ठीक है। तो कॉल में डाल दिया और कवल में डाल के ऐसा, तो इसमें डिफरेंस यही है कि उसमें एकदम सिंपल सा शांत रखते हैं माउथ को और उसमें हिलाते हैं कवल में। तो यही चीज है कि गंडूस को इसको बोलते हैं कि मुंह में तेल या काढ़ा डालते हैं। अब बात है तो धूमपान किसको बोलते हैं। अब बोलो कि धूमपान वैसा है क्या भाई साहब, जो जो फूफू करता है ना, तंबाकू माकू पीता तो नहीं भाई, धूमपान वैसा नहीं है। तो देखो क्या बोल रहा है, धूमपान क्या है, औषधीय धुआं लेना। धुआं लेते हैं हम लोग, कैसा धुआं लेते हैं, औषधीय मेडिकेटेड धुआं लेते हैं, उसी को बोलते हैं धूमपान। अब लास्ट जो है भाई साहब आपका तांबुल है। तांबुल किसको बोलते हैं, सिंपल सा देख पा रहे हो कि ये पत्ता है, किसका पत्ता है, पान का पत्ता है। तो पान का पत्ता हम लोग यूज करते हैं, तो इसी को बोलते हैं तांबुल। ये किस लिए भाई साहब, इसलिए क्योंकि आपको पाचन शक्ति को बेहतरीन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन करता है। कौन, पान का पत्ता करता है। तो ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। पहले देखे आंख के लिए, आंख के लिए क्या भाई साहब, आप एक तरह का अंजन करते हैं। अंजन में दो तरह का देखे, एक सोबी रंजन, एक रसांजन, दोनों में डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग देखे क्या नस क्या है, फिर हम लोग देखे गंडूस क्या है, फिर हम लोग देखे क्या धूमपान क्या है, फिर हम लोग क्या देखे भाई साहब लास्ट में तांबुल देखे। तांबुल मतलब सिंपल सा पान का पत्ता जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए ये सब करने के बाद अब हम लोग करेंगे अभ्यंग। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल सा दिनचर्या पढ़ रहे हैं कि दिन भर में क्या करेंगे। अब बोलो कि अगर इतना किया जाए तो टाइम कैसे मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ऐसा ये राजा महाराजा के लिए है ना। जो पहले के राजा महाराजा थे ना, तो राजा महाराजा ऐसे करते थे, एकदम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते के साथ एकदम उनके पास मतलब क्या बोलते हैं वेद साहब आए, वेद जो है उनको दिए दातुन करने के लिए, दातुन उतन किए और दातुन उतन करके एकदम फ्रेश व्रेश हुए। तो उनको या तो नस वगैरह कराया गया है ना, या फिर रसांजन सोभिरंजन अपने अकॉर्डिंग वेद जी किए। इसके बाद उनको अभ्यंग करेंगे। अभ्यंग क्या करेंगे भाई साहब, उनको पूरा मालिश करेंगे। सुनेगा, उनको पूरा शरीर के मालिश करेंगे, डेट इज कॉल्ड अभ्यंग। तो वही चीज बोल रहा है कि अभ्यंग, अभ्यंग क्या है भाई साहब, तो सिंपल सा बोल रहा है कि अभ्यंग जो है पूरे शरीर में मालिश करना ही अभ्यंग है। अब बात आता है कि क्यों करे अभ्यंग, इसे सुनेगा क्यों करे अभ्यंग। तो तीन चीज में बहुत हेल्पफुल है अभ्यंग। कौन कौन, एक तो जराहर है। सुनेगा, जराहर, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा को हर करता है, मतलब को दूर करता है। दूसरा है श्रम हर, श्रम मतलब क्या होता है, थकावट। तो थकावट को हर लेता है, हर लेता मतलब चुरा लेता है, चुरा लेता मतलब को दूर करता है। तो श्रम को मतलब को थकावट को दूर करता है। तो पहले किया बुढ़ापा को दूर, है ना। अगर बाई चांस आप बुढ़ापा की तरफ जा रहे हो आप, तो आप पूरा भरदम जो है आप अभ्यंग करो, है ना, ताकि आप दम जवान रहो। तो पहला करता है बुढ़ापा का दूर, दूसरा करता है श्रम है, और तीसरा है आपका दृष्टि प्रसाद। दृष्टि प्रसाद मतलब कि आंखों के लिए बहुत लाभकारी है। हम लोग देखेंगे भी कि आंखों के लिए कहाँ पे हम लोग अभ्यंग करें, मतलब कहाँ पे तेल लगाएं। अभ्यंग मतलब कि तेल लगाना, सिंपल सा मसाज करना। तो कहाँ पे मसाज करें जिससे हमको आंखों जो है बेहतरीन रहे, ठीक है। तो ये चीज करता है। इसके साथ साथ भाई साहब आपको अच्छा नींद आ सकता है। आप कभी कभी आप मम्मी से, है ना, ऐसा मम्मी से आप कभी तेल लगाइएगा अच्छा से, और तेल लगाने के बाद देखिएगा नींद बहुत फ्रेश आता है। तो इसी बोल रहा है कि नींद बहुत अच्छा है होता है, पुष्ट शरीर होता है, त्वचा का दृढ़ता होता है। मतलब अल्टीमेट जो फायदा ही फायदा है किससे, अभ्यंग करने से है, ठीक है। अब बात आता है कि जिस तरह से सुनेगा, जिस तरह से आपको ब्रह्म मुहूर्त में कुछ लोगों के लिए मना किया गया था, उसी तरह से कुछ कुछ लोगों के दंत धावन के लिए मना किया गया था। उसी तरीका से
यहाँ भी मना किया गया कि किसको किसको जो है नहीं कराना चाहिए, क्या, अभ्यंग नहीं कराना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो एग्जाम में 12 पूछा जाता है कि भाई साहब किसको किसको निषेध है, तो याद रखिएगा कि कफ रोगी को, सुनेगा, कफ रोगी को जो है भाई साहब ये चीज नहीं करना चाहिए, क्या, अभ्यंग नहीं कराना चाहिए। ठीक है। दूसरा है वमन विरेचन। देखिए हम लोग जानते हैं पंचकर्म है ना, पंचकर्म क्या है, एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, उसी में एक कर्म है वमन और विरेचन। वमन में क्या करते हैं, एक तरह का वोमिटिंग कराते हैं, और विरेचन में दस्त कराते हैं, मतलब कि एक तरह का डायरिया टाइप का समझ सकते हो। तो उससे क्या करते हैं कि बाहर निकालता है सारा दोस्त। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से देखेंगे कि पंचकर्म मतलब कि 5 कर्म होता है, जिसमें हमारा बॉडी के जितना भी दोष है, वात पित्त कफ, और अपना अपना कर्म के अकॉर्डिंग दोष को बाहर निकालते हैं। तो वही बोल रहा है कि वमन विरेचन जब किया गया तो देखो होता क्या है, अगर थोड़ा सा लॉजिक बताना चाहे इसमें तो समझिएगा। होता क्या है कि देखिए पंच कर्म के पहले कुछ पूर्व कर्म किया जाता है, सुनिएगा फिर से, पंच कर्म के पहले कुछ पूर्व कर्म किया जाता है, और एक होता है पश्चात कर्म। पूर्व कर्म मतलब कि जब आप पंच कर्म के लिए जा रहे हो, मतलब रोगी के लेके जा रहे हो पंच कर्म के लिए, तो पहले उसको पूर्व कर्म किया जाता है, मतलब उसके पहले कुछ किया जाता है, उसको तैयारी किया जाता है। जैसे कि आप नीट के प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे तो क्या किया था कि आप पहले बुक वुक लिए, पूरा एकदम रूम को अच्छा से सजा दिया, तो क्या हो, पूर्व कर्म। तो उसी तरह से पंच कर्म के पहले पूर्व कर्म किया जाता है। अब पूर्व कर्म में 2 आता है, एक स्नेहन आता है, एक स्वेदन आता है। स्नेहन में क्या होता है भाई साहब कि मतलब घृत अगर पिलाया जाता है, या फिर तो समझो कि अभ्यंग तरह से दिया जाता है ना, अभ्यंग कराया जाता है। और देखिए स्वेदन क्या होता है कि पसीना निकाला जाता है, और क्यों निकाला जाता है और उसका क्या फायदा होता है, जब वो चीज आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल से, है ना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सा क्या किया कि पूर्व कर्म होता है, तो अल्टीमेट जो है हम देख पा रहे हैं कि स्नेहन पहले करा चुके हैं, तो यहाँ पे अभ्यंग कराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि वमन विरेचन के जो कराए हुए रोगी हैं, जो वमन विरेचन कराया है, तो उसको जो है आप अभ्यंग ना कराएं। इसके साथ साथ जिनको अजीर्ण है, अगर ध्यान देखो तो जितना भी है अजीर्ण को कुछ करना ही नहीं है। अगर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आप ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ना आपको मुख धोने की जरूरत है, मतलब कि आपको दंत धावन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि अभ्यंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज जो है आपको समझ में आया कि भाई साहब किसको किसको जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसका देखो लॉजिक भी लिखा है कि कफ और जीर्ण में क्या होता है कि शरीर से पहले में क्या है, आम है। आम मतलब कि ऐसा नहीं मैंगो मत समझिएगा, आम मतलब सिंपल सा होता है टॉक्सिन, जो डाइजेशन नहीं होता है ना, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसी को आम बोलते हैं। फिर से सुनेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसे बोलते हैं हम लोग आम। तो जो आम होते हैं वो तेल लगाने से क्या होता है कि और रुक सकते हैं। सिंपल सा देखो कि तेल लगाए तो अल्टीमेट क्या किया कि उसे कब बढ़ सकता है, मतलब कि उसे क्या होता है कि वो जो है रुक जाएगा, कौन, आपका आम रुक जाएगा। आम को निकलना चाहिए, आम मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसको निकलना चाहिए लेकिन निकल नहीं पाएगा, इसलिए बोला जाता है कि ये सारे लोगों को जो है नहीं करना चाहिए। अब बात आता है कि मेरे पास होता टाइम नहीं है साहब, समझिएगा, अब मेरे पास होता टाइम नहीं है कि हम पूरा मसाज कराएं, तो हमको आप ऐसा सा बताइए जो हमको कम टाइम में हो जाए, मतलब समझिए कि शॉर्ट रिवीजन की तरह। तो देखिए मसाज में भी शॉर्ट रिवीजन होता है। कौन कौन सा जगह है भाई साहब, बोला गया है कि हेड, सुनेगा, अगर पूरा मसाज नहीं करा सकते हैं तो आपको हेड में, ईयर में और फीट में, मतलब कि बोलो तो सोल में, एकदम एग्जैक्ट बोलो तो सोल में, जैसे पाम है उसी तरह से पैर का होता है सोल। तो सोल में आपको 3 जगह, फिर से सुनिएगा, एग्जाम में अभाव में पूछा जाता है, इसे ध्यान से, कि 3 जगह है ना साहब, वहां पे आपको मसाज कराना चाहिए। और क्यों कराना चाहिए तो समझिएगा। तो पहले बोला जाता है हेड में क्यों कराना चाहिए, तो देखिए हेड में इसलिए कराना चाहिए कि आपके सिर में जो है, इस सिर क्या है, एक तरह का सीपीयू है, वहां पर सारा इंद्रिय का कंट्रोल होता है, सारा जितना भी आपके शरीर में एक्टिविटी हो रहा है वो सब कहां से कंट्रोल हो रहा है, ब्रेन से हो रहा है। इसलिए कम से कम अगर बॉडी को नहीं पूरा मसाज कर सकते हो तो सिर को मसाज जरूर करना चाहिए। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। एक तरह का नर्वस सिस्टम को एक तरह का क्या बोलता है, रिफ्रेश करता है। फिर बात आता है कान को क्यों करना चाहिए, तो बोला है कि कानों में तेल डालना कर्णपूरण जबड़े को और गर्दन को क्या करता है, जकड़न को कम करता है। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि कान में क्या करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, और उसमें तेल वगैरह भी डालना चाहिए। फिर आता है आपका पाद, मतलब कि सोल। सोल में इसलिए किया जाता है, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सोल में करने से क्या होता है कि आंखों की रोशनी जो है बढ़ता है। ऐसा बोला जाता है कि उसका जो कनेक्शन है आंख से है, इसीलिए बोला गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरों के तलों में ऐसी नसें होती हैं जिनका सीधा संबंध क्या होता है, आपके आंखों से होता है, मतलब कि आंख की रोशनी बढ़ता है। तो सिंपल सा ये सारा चीज जो है आपको समझ में आया कि क्या है आपका अभ्यंग। अब बात आता है व्यायाम क्या है। व्यायाम तो समझ ही रहे हो आप लोग, जिम वाला बात है। अब बात होता है कि जिम कितना करना चाहिए, है ना। तो सिंपल से आयुर्वेदा बोलता है क्या कि आपको उतना ही करना चाहिए जितना में आपको पसीना निकल जाए। सिंपल सा अगर लैंग्वेज में बोले, अगर आयुर्वेदा के लैंग्वेज में बोले कि आपका
अर्ध शक्ति के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जितना आपका शक्ति है, मान लीजिए कि आपका शक्ति 4 ईंटा उठाने का है, सुनिएगा, आपका शक्ति 4 ईंटा उठाने का है तो आप 2 ही ईंटा उठाइए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बोला जाता है कि अर्ध शक्ति, जो भी आपका शक्ति है उसका आधा शक्ति से आपको व्यायाम करना चाहिए। अब बात आता है कि पता कैसे चलेगा कि आधा शक्ति यूज हो गया। मान लीजिए हम जिम में गए, ठीक है, और जिम में जाके अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब हमको पता कैसे चलेगा कि हम आधा शक्ति हम अपना यूज कर लिए? तो याद रखिएगा कि पसीना आने लगता है कांख में, मतलब कि यहाँ पे पसीना जो है आने लगता है, इसके बाद आपके चेहरा पर पसीना आने लगता है, तो ऐसे आपकी सांस फूलने लगता है। तो ऐसा सिचुएशन हो गया, मतलब ऐसा ऐसा सिम्टम्स दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो है कि आधा शक्ति यूज हो गया। अब आप रहने दो, इतना ही आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि पहले तो लिख दिया लाभ। अब लाभ तो आपको पहले से बताने की जरूरत नहीं है। आज के जो भी युवा लोग हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किसी किसी को फिट रहना है, किसी किसी को बॉडी बनाना है ना। अब बॉडी बनाओगे, फिट रहोगे तो क्या होगा? आपका शरीर क्या होगा? हल्का होगा। तो ये चीज लिखा है कि शरीर क्या होता है? हल्कापन आता है। कार्य क्षमता क्या होता है? बढ़ता है। बात सही है, अगर आप फिट रहोगे तो कार्य क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल सा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपका अग्निदीपन होगा, मतलब कि डाइजेशन जो है इंप्रूव होगा, वह मेद क्षय होगा। मान लीजिए कोई मोटा है, तो कोई मोटा है तो इस मत बोल दिए कि आप हमको मोटा कैसे बोल दिए, है ना। तो सिंपल सा समझिए, कोई मोटा है, मान लीजिए फैट्स यहाँ जम गया, ठीक ना, तो फैट्स को बर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? एक्सरसाइज कीजिए। सिंपल सा एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि मेद मतलब कि फैट जो है आपका लॉस होगा, मतलब फैट कम होगा। अब बात आता है कि व्यायाम की मात्रा क्या मात्रा होना चाहिए, तो ये चीज बताया है कि अर्ध शक्ति की तरह होना चाहिए। जब कांख मतलब आर्मपिट में और माथे से पसीना आए, है ना, और मुख से सांस लेने लगे, मतलब कि सांस फूलने लगता है आदमी, जब सांस फूलता है तो क्या करता है? आदमी मुख से भी सांस लेने लगता है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो जाए तो समझ जाइए कि आपका अर्ध शक्ति यूज हो गया है। अब बस जो है एक्सरसाइज रोक दीजिए। अब बात आता है कि ऋतु के नियम क्या है। ऋतु के नियम क्या है समझिएगा। ऐसा नहीं है, समझिएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा अर्ध शक्ति ही यूज करना है, आप फुल शक्ति भी यूज कीजिएगा। समझ लीजिए इसके पीछे रीजन है। हम क्या बोले कि अर्ध शक्ति कब पता चलेगा? जब आपके शरीर से पसीना आने लगा। लेकिन ठंडा के समय में देखिएगा कि पसीना आने में क्या होता है? लेट लगता है। सिंपल सा समझिए, एक सिचुएशन है सिंपल सा कि आप, एक सिचुएशन क्या है कि आप गर्मी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, और दूसरा सिचुएशन क्या है कि आप ठंडा में एक्सरसाइज कर रहे हैं। आधा घंटा अगर एक्सरसाइज करते हो गर्मी में, अब पसीना आता है, तो वही पसीना आने में यहाँ पे 1 घंटा लगेगा। कहाँ? आपको ठंडा में। तो अल्टीमेट यही चीज यहाँ कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई साहब? कि शीत और बसंत में क्या भाई साहब? शीत बसंत मतलब क्या? ठंडा के समय जो है आपको पूर्ण शक्ति से करना चाहिए एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन ग्रीष्म वर्षा शरद में क्या होता है कि आपको गर्मी के समय आ जाता है, और गर्मी में करना चाहिए कि आधी शक्ति से कम करना चाहिए। सुनेगा, अर्ध शक्ति से भी कम करना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो बोला कि अर्ध शक्ति में करना चाहिए, नॉर्मल जब है तो अर्ध शक्ति में करो। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी के समय है तो आप अर्ध शक्ति से भी कम करो। लेकिन जब बहुत ज्यादा ठंडा के समय है तो आप पूर्ण शक्ति लगा दो। तो सिंपल सा आपको समझ में आया एक एक चीज। अब बात आता है कि आप थोड़ा लॉजिक बताओ कि क्यों ऐसा क्यों कर अर्ध शक्ति। तो समझिएगा कि मॉडर्न साइंस बोलता है कि एरोबिक एनारोबिक। आप देखते होंगे कि आप जब एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हो तो एनारोबिक रिस्पिरेशन होने लगता है, इसीलिए तो मसल्स में क्रैम्प वगैरह आ जाता है। यही बात आयुर्वेदा देखो बहुत पहले बोल चुका है, हजारों साल पहले बोल चुका है कि भाई साहब अर्ध शक्ति में ही कीजिए। और अब जो है साइंस बोलता है क्या कि हाँ इसके पीछे रीजन तो ये है कि एरोबिक है एनारोबिक है, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज करो एनारोबिक रिस्पिरेशन हो जाएगा। एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? आपका मसल्स में क्रैम्प आ जाएगा। तो यही चीज आयुर्वेदा बोलता है सिंपल सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है कि अति व्यायाम करने से नुकसान क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि नहीं, अब जो है ना, एक है ना कि हम बॉडी बनाएंगे दम, है ना, किसी को दिखाना है हमको बॉडी बना के, तो अगर अति व्यायाम करोगे तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले बोला तृष्णा, है ना, तृष्णा मतलब बहुत ज्यादा प्यास वगैरह लग सकता है। दूसरा रक्तपित्त, मतलब कि रक्तपित्त मतलब होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, है ना, रक्तपित्त मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। फिर कास और ज्वर हो सकता है। कास मतलब संपर्क कास वास मतलब क्या होता है? अस्थमा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो हो सकता है आपको फीवर भी आ जाए। तो एग्जाम में ये आप लिख देना, है ना, क्या क्या लिखोगे कि तृष्णा हो सकता है, रक्तपित्त हो सकता है, कास वास हो सकता है और ज्वर हो सकता है। ये किसके वजह से हो सकता है? आपका अति व्यायाम की वजह से होता है। अब देखिए दो टर्म है, एक उद्वर्तन है, एक स्नान है। तो उद्वर्तन किसको बोलते हैं? तो उद्वर्तन क्या है? एक था सिंपल सा सुनेगा, एक मसाज था, है ना, तो एक था मसाज, ये भी एक तरह का मसाजे है। लेकिन इस मसाज में कोई तेल यूज नहीं किया जाता है, इसमें पाउडर यूज किया जाता है। फिर से सुनिएगा, इसमें पाउडर यूज किया जाता है। तो वही चीज लिखा है कि उद्वर्तन मतलब समझिए कि उद्वर्तन मतलब होता है क्या। तो उद्वर्तन मतलब क्या होता है भाई साहब? देखिए उद्वर्तन जो है ना 2 वर्ड से बना है। रुकिए 1 मिनट। उद्वर्तन जो है ना 2 वर्ड से बना है, एक है उत और एक है वर्तन, ठीक है। तो उत मतलब होता है ऊपर, उत मतलब ऊपर होता है, और वर्तन मतलब होता है घुमाना,
समझिएगा, वर्तन मतलब होता है घुमाना। अब होता क्या है कि आप पाउडर को ले लीजिए, ठीक है, आप पाउडर को लेके घुमा रहे हो ऊपर की ओर। सुनेगा, रोम आपका कहाँ है, ऐसे है, रोम जो है ऐसे है, अगर ध्यान से देखो, आप अपना रोम देखो, है ना, तो हेयर एक तरह से, रोम नहीं समझ में आता, हेयर समझो, है ना, तो हेयर जो है आपका इधर है, लेकिन बोला जाता है उद्वर्तन में जो है हेयर जिधर है उसके अपोजिट साइड घुमाइए। देखिए ऐसे 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 हम जो है पाउडर लगाएंगे। अब पाउडर लगाने से फायदा क्या होगा कि आपका जो एक्स्ट्रा फैट है ना वो पूरा कट के बाहर निकल जाएगा, या बोले तो वो गल जाएगा, है ना, मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए उद्वर्तन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फैट्स बहुत ज्यादा 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 है ना, या फिर आपके शरीर में कफ जमा हुआ है, तो कफ को जो है बोलो तो फैट को जो है ये खत्म करता है। कौन? उद्वर्तन करता है। उद्वर्तन है क्या? उद्वर्तन एक तरह से समझो कि पाउडर है, और पाउडर का क्या करते हैं कि एकदम जो आपका रोम है, रोम के अपोजिट साइड में इसको लगाते हैं, तो उसी को बोलते हैं उद्वर्तन। तो ये चीज लिखा है कि भाई साहब इससे क्या होता है लाभ कि कफ का क्या होता है, नाश होता है। इसके साथ साथ मेद पिघलता है, अंग जो है स्थिरता रहता है। बेस्ट फॉर क्या है? ओबेसिटी है, मतलब जो अगर कोई मोटा इंसान है तो उसके लिए पाउडर मसाज है। एक तो मसाज था क्या, तेल मसाज, अभी है पाउडर मसाज, उसी को बोलते हैं उद्वर्तन। अब आप बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। अब बात आता है स्नान के नियम क्या है। अब भाई साहब ये तो सिंपल सा है, रोज स्नान करते होगे। अब बोले कि नहीं भाई रोज तो स्नान नहीं करते हैं, है ना, तो बाई चांस मान लीजिए आप कोई तो होंगे जो रोज स्नान करते होंगे, तो उनके लिए, है ना, तो रोज स्नान करते होंगे तो उनके लिए क्या बोल रहा है कि भाई साहब लाभ क्या है, स्नान क्यों करना चाहिए। तो बोलता है दीपन होता है। देखिए दीपन पाचन में क्या होता है कि आपका डाइजेस्टिव फायर जितना निकलना चाहिए उतना डाइजेस्टिव फायर काम कर रहा है, डाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दीपन पाचन। अब बता विर्स क्या होता है। विर्स मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिलता है। देखो कितना फायदा है, किससे? हमसे नहीं भाई साहब, स्नान करने से फायदा है। तो वृक्ष होता है, फिर ऊर्जा मिलता है। अब तुम देखना कभी क्या होता है ना कि आप बहुत ज्यादा थके हो, आप एक बार स्नान कर लीजिएगा। गर्मी के दिन में आदमी ज्यादा गर्मी में थकता है ना, तो जब मान लीजिए गर्मी के दिन में थके हो तो आप स्नान करके देखना, आपको थोड़ा सा ऊर्जा फील होगा, मतलब एनर्जी फील होगा, आपको रिफ्रेशमेंट फील होगा। तो ये बड़ा ऊर्जा होता है, ओजवर्धक होता है। ओज जो होता है वो आपको बढ़ाता है, तो डेट इज कॉल्ड ओजवर्धक। अब बात आता है गर्म पानी का नियम क्या है कि गर्म पानी कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। तो देखिए आप डायग्राम बनाया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, सुनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप गर्म पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कि आप बोल सकते हो कि सर में, और बोल सकते हो कि सर में और यहाँ तक कि बाल में, आपको जो है आपको क्या यूज नहीं करना है, गर्म पानी नहीं यूज करना है। क्यों? क्योंकि उससे आपका बाल झड़ सकता है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है, क्या चीज कि गर्दन से नीचे, सुनेगा, गर्दन से नीचे जो है गर्म पानी जो है आपके लिए क्या है, बलवर्धक है, बल प्रोवाइड करता है। लेकिन सिर पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों भाई साहब? कि यह हानिकारक है। क्यों? क्योंकि बाल और आंख के लिए जो है भाई साहब ये जो है हानिकारक है, ठीक है। इसके साथ साथ, अब इसके साथ साथ कब कब स्नान नहीं करना चाहिए, तो याद रखिएगा कि भोजन के तुरंत बाद, मान लीजिए आप भोजन किए, ठीक है, अब भोजन करके तुरंत ही आप स्नान करने चले गए। अब इसके पीछे रीजन है, देखिए भोजन किए, ठीक है, और जब जैसे भोजन किए तो आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, एक तरह से बोलो HCl जो है निकल गया। अब HCl जब निकल गया तो HCl क्या है, एक तरह का आंख का काम कर रहा है, लेकिन उस पर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। सिंपल सा, आप जब स्नान किए तो क्या हुआ, पानी डाल दिया एक तरह से, तो आप उसको पानी डाल दिए तो क्या, डाइजेशन आपको इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बोला जाता है भोजन के तुरंत बाद आपको स्नान नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर नेत्र रोग है, आंख से रिलेटेड कोई बीमारी है, अब हो सकता है ऑपरेशन हुआ है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए स्नान करना, क्योंकि पानी उसके अंदर जा सकता है। इसके साथ साथ मुख रोग, मतलब मान लीजिए कि आप मुंह में कोई तरह का रोग है, मतलब इधर उधर मुंह में रोग है, तो आप उस वक्त भी आप थोड़ा सा हो सकता है अवॉइड करें, या फिर इधर इधर नहा लो, है ना, जरूरी थोड़ी कि पूरा मुंह नाक से नहाना है। तो ये बुरा है। फिर अतिसार, अतिसार मतलब कि डायरिया, अगर डायरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लीजिए डायरिया हो रहा है, तो आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, आप स्नान कर भी नहीं सकते हो। अगर मान लीजिए किसी को पैखाना हो रहा है ना, पतला पैखाना हो रहा है, तो वो भाई साहब पहले बाथरूम जाएगा, नहाएगा, लॉजिक है ना। तो अतिसार हो रहा है तो आपको भी सिंपल सा कि स्नान नहीं करना चाहिए। यहीं तक आज का लेक्चर हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरा चैप्टर को समाप्त कर देंगे, है ना। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ जिंदगी में बेहतर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।